हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं जो कि क्या है, बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, डेरिवेशन किए थे किसका, बोर्स क्वांटाइजेशन का। किसका यूज करके, समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स का यूज करके बोर्स क्वांटाइजेशन का डेरिवेशन किए थे। और आज हमारा टॉपिक है बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। तो बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली दो थ्योरी के बीच एक रिलेशन निकाला गया, वही है। तो दो थ्योरी क्या है, एक क्लासिकल थ्योरी और एक क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बीच के रिलेशन है, इसके लिए इसको कह सकते हैं कि जो बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम था वह क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बीच का एक रिलेशंस है। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं क्लासिकल थ्योरी के अनुसार कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल है, कोई भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करता है। और जो रेडिएशंस होता है एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर निकलता है, और उस फ्रीक्वेंसी को, उसी फ्रीक्वेंसी जो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार अगर कोई ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो रेडिएशन इमिट करता है, और वो भी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेडिएशन इमिट करता है। तो क्लासिकल थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वह क्वांटम थ्योरी के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यही बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहता है। जबकि क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल है, फिजिकल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो अगर वह एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट्स में जाता है तो क्या करता है, रेडिएशंस इमिट करता है। तो उस रेडिएशंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों क्वांटम स्टेट्स के जो एनर्जी गैप होता है उसी के क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंस में होता है, यानी उसी से रिलेटेड होता है। अगर हमको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना होगा कि अगर कोई पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट से, यानी इनिशियल क्वांटम स्टेट से फाइनल क्वांटम स्टेट्स में गया है, तो उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों क्वांटम स्टेट्स का एनर्जी गैप को लेके और प्लैंक्स कांस्टेंट एच से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो जो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी था और क्वांटम थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था, तो बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम क्या कहता है कि जो क्लासिकल थ्योरी का जो फ्रीक्वेंसी था और क्वांटम थ्योरी का जो फ्रीक्वेंसी था, लार्ज क्वांटम नंबर के लिए दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के दोनों का स्टडी करने के बाद बोर्स साहब ने 1923 ईस्वी में एक रूल दिए जो क्या था, बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम था, जो किसके बीच था, यह रिलेशन दे रहा था क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बीच में था। और उस थ्योरी का जो प्रिंसिपल था वह मुख्यतः दो पार्ट में था, यानी टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है उस थ्योरी का प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या था, किसका, जो बोर्स साहब ने क्लासिकल फ्रीक्वेंसी और क्वांटम फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन बताने के लिए प्रिंसिपल दिया था, वह प्रिंसिपल दो पार्ट्स में था। पहला यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो पहला क्या प्रिंसिपल था, कह रहा था कि द प्रिडिक्शन ऑफ द क्वांटम थ्योरी फॉर द बिहेवियर ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए उसका जो प्रिडिक्शन कर रहे थे, बिहेवियर के लिए जो प्रिडिक्शन था, क्या था, कोरस्पॉन्ड टू द प्रिडिक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, यानी क्लासिकल थ्योरी के प्रिडिक्शन के कोरस्पॉन्डेंस में था। और यह कब हो रहा था, फॉर अ लार्ज क्वांटम नंबर, बिकम लार्ज क्वांटम नंबर के लिए, किसी लिमिट में लार्ज क्वांटम नंबर के लिए यह सेटिस्फाई कर रहा था। दूसरा प्रिंसिपल क्या था कि अगर पहला प्रिंसिपल कह दिया कि क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी का जो प्रेडिक्शन है एक दूसरे का कोरस्पॉन्ड होगा, किसके लिए, फॉर अ लार्ज क्वांटम नंबर। और उसको ऑब्टेन करने के लिए, इसी रूल, इसको ऑब्टेन कर लिए जिस भी रूल का हम यूज करते हैं उसका बात यहाँ पर कहा गया है कि एनी सिलेक्शन रूल विच आर नेसेसरी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कोरस्पॉन्डेंस, यानी इस कोरस्पॉन्डेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो भी सिलेक्शन रूल हम लोग यूज करते हैं, वह सिलेक्शन रूल जो लिमिट लार्ज क्वांटम नंबर हम लोग लिए थे, लार्ज क्वांटम नंबर, वह स्मॉल क्वांटम नंबर के लिए भी होल्ड करेगा। तो ये रहा बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो उन्होंने क्या दिया था, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बीच में रिलेशंस बताने के लिए दिया था। अब आप लोग इसको लिख लीजिए और आगे का डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन एटम पर ही अप्लाई करके और देखते हैं। तो क्या है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है,
हाइड्रोजन एटम है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ऐसे ऐसे, और ये दिया है आर दिया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। बाहर की तरफ क्या लगता है? mv²/r, और अंदर की तरफ लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के अनुसार देख लेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कर रहा था? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्लासिकल थ्योरी के अनुसार सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और रेडियस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर में बोर्स के लिए बोर्स मॉडल में हम लोग क्या किए थे? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में क्या किए थे? वेलोसिटी निकाले थे और क्या निकाले थे? रेडियस निकाले थे। उसी का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? Fc इक्वल टू यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो क्या होता है? mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 E² डिवाइडेड बाई r² होता है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से हमारा एक स्क्वायर से एक r कट जाएगा। तो r इक्वल टू 1/r इक्वल टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा? mv², यहाँ पे क्या हो जाएगा? mv² डिवाइडेड बाई E² 4 × 4πε0। ये हमारा क्या हो जाएगा? r 1/r। तो इसको r इक्वल टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा? E² डिवाइडेड बाई mv² × 4πε0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए बोर्स का जो सेकेंड पोस्टुलेट्स था क्या था? कि इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? mv r इक्वल टू NH/2π ये ले लेंगे, और यहाँ से हम r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम r का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। mv r का वैल्यू कितना है? E² डिवाइडेड बाई mv² 4πε0। तो m से m चला जाएगा, स्क्वायर से v चला जाएगा, इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π। ई पाई से पाई कट जाएगा, इस 2 से 2 4 कट जाएगा। यहाँ पे एक v बचा है तो v को इधर रहने देते हैं। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पे एक 2 है तो 2 पर चल जाएगा, 2NH डिवाइडेड बाई E² 2NH ε0 डिवाइडेड बाई E²। यानी हमारा v निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? E² डिवाइडेड बाई 2NH ε0। ये हमारा क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। और v का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ हम v का वैल्यू रख देंगे तो हमारा r आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर रखेंगे v का वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारा? r इक्वल टू आ जाएगा E² तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा m, v की जगह पे इतना रखेंगे E² डिवाइडेड बाई 2NH ε0 इंटू 4π इंटू ε0। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा और ε0 से ε0 कट जाएगा, और NH है तो NH ऊपर चल जाएगा। तो R इक्वल टू NH E² डिवाइडेड बाई 2π m, एक E यहाँ पे E²।
अब यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एच ई स्क्वायर। यहाँ पे वी स्क्वायर न है, यहाँ पे हमारा क्या छूट गया है, स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ई का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो ई के पावर 2 से ई का पावर का हो जाएगा 4 कट जाएगा, इससे यहाँ से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, यानी आर इक्वल टू होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होकर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ना, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई नहीं बचेगा हमारा। यहाँ से मान लीजिए 4 बच रहा है तो 4 से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई बचेगा एम ई का पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पे एन आता था, तो एन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो रेडियस ये हो जाएगा, और सेकंड ऑर्बिट में है तो रेडियस चेंज होते जाता था। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस निकल गया। अब देखिए क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है, फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, अगर क्लासिकल थ्योरी का हम लोग चर्चा में आए, क्लासिकल थ्योरी, तो अगर हम लोग बोर्स कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल को क्या करना है, प्रूफ करना है, तो हमको दिखाना पड़ेगा ना कि बोर्स कोरस्पोंडेंस थ्योरम कहता क्या था कि द फ्रीक्वेंसी इन क्लासिकल थ्योरी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम थ्योरी फॉर अ लार्ज क्वांटम नंबर। किसी लार्ज क्वांटम नंबर के लिए क्लासिकल थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी है क्वांटम थ्योरी के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। तो क्लासिकल थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकालेंगे और फिर क्वांटम थ्योरी के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी है उसको निकालेंगे। दोनों फ्रीक्वेंसी को निकाल के हम लोग अगर दिखा देंगे इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, बोर्स कोरस्पोंडेंस थ्योरम को समझ जाएंगे। तो केवल क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी उसी को निकालने के लिए ये वाला सारा डेरिवेशन हमको पहले से करना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे हमको आर का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इक्वल टू यहाँ ले लिए समय इक्वल टू SY/V ना होता है, दूरी बटा चलना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी हमारा क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v, यही ना होगा 2πr डिवाइडेड बाई v। तो यहाँ पे इशारा मिटाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा S/V ना होगा, S/V का वैल्यू क्या आ जाए 2πr डिवाइडेड बाई v। अब देखिए ऐसे पलटता है तो क्या हो जाएगा, v साइड में चला जाएगा, तो इक्वल टू में 1/2πr मल्टीप्लाई v यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा v ऊपर चला गया था, v का वैल्यू कितना है E² बाई 2n h एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2πr, अर्थात 2πr का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे है r का वैल्यू n² h² डिवाइडेड बाई πm e⁴ इंटू n²। अब देखिए यहाँ से इससे ई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा f इक्वल टू m e का पावर 4 है, m e का पावर 4। ठीक है, ये जाएगा ऐसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा m e का पावर e² इंटू m, यहाँ पे e का पावर 2 न है, यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा E² और ये नीचे वाला ME² ऊपर चला जाएगा, ME² डिवाइडेड बाई 2NH एप्सिलॉन नॉट। अब ई वाला हो जाएगा इंटू 2n² h² इंटू में n, यानी n यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ देखिए NQ HQ एप्सिलॉन नॉट हो गया। F इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ई का पावर कितना हो जाएगा, m इंटू ई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4
एन क्यू एच क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, इधर साइड में रखिए, 1/n²। ठीक है, अब यहाँ पे लाते हैं हम, इसको लिख लिए हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया, f इक्वल टू e⁻² इंटू m e⁻² डिवाइडेड बाई 4, सॉरी डायरेक्ट यहाँ बोले ना, m e⁻4 4 n³ h³ एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n²। यहाँ पे हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, 2c से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2c से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8n³ h³ एप्सिलॉन नॉट इंटू c, जो कि क्या हो जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, ये तो हो जाएगा हमारा क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, कितना, m⁻4, ये वाला टोटल टर्म यहाँ पे आएगा, तो m⁻4 डिवाइडेड बाई 8n² h² एप्सिलॉन नॉट इंटू c, हमारा क्या हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, RD2c, नीचे क्या हो जाएगा, n², नीचे हमारा n² ही ना बचेगा, हाँ n² बचेगा। एक मिनट देख लेते हैं, देखिए एक छोटा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग क्या किए, इसका स्क्वायर किए हैं तो एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर से, यानी इसके स्क्वायर से तो ये वाला चला जाएगा, लेकिन एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बच जाएगा। तो ऊपर n² h² और एप्सिलॉन नॉट भी आता है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आता है, और ये n जो होता है ये ऑर्बिट नंबर दिखाता है, और हम हाइड्रोजन एटम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो n का मान 1 होगा, यानी ई हो जाएगा हमारा गायब। अब यही करेक्शन आप आगे भी कर लीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे n नहीं रहेगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला 1/n ई गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ई नहीं रहेगा, RD इक्वल टू 2cnq, ये हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ से रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है, n नहीं होता है, तो n हमारे यहाँ पे निकल के बाहर चला है, nq। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी इन क्लासिकल थ्योरी। अब इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग फ्रीक्वेंसी क्वांटम थ्योरी में निकालते हैं। चलिए, अब फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल इनिशियल क्वांटम स्टेट से फाइनल क्वांटम स्टेट्स में जाता है, जब कोई फिजिकल सिस्टम का है तो इनिशियल क्वांटम स्टेट से फाइनल क्वांटम स्टेट्स में जाता है, तब क्या करता है, रेडिएशंस इमिट करता है, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उस दोनों रेडिएशंस इमिट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो उस दोनों क्वांटम स्टेट्स का जो एनर्जी गैप होगा उसी से निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो इनिशियली क्वांटम स्टेट NF ये फाइनल क्वांटम स्टेट है, NI इनिशियल क्वांटम स्टेट्स है, तो इसका एनर्जी मान लीजिए E1 है, इसका एनर्जी E2 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, V' इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई H, यही ना होगा, जो कि E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, V' इक्वल टू C/λ, हम लोग एक जगह पढ़े हैं, लैम्डा इक्वल टू, छोड़िए यहीं पर राइट कीजिए, E1 माइनस E2, और एनर्जी हम लोग निकाले थे, यहाँ पे जो हम लोग बोर्स वाला में इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी जो निकालते हैं, वो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है 8m⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 ऊपर नहीं ना रहता है, 8 ऊपर नहीं रहता है,
एम ई का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये हमारा होता है एनर्जी। और यहाँ पे एन जो होता है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। अब मान लीजिए इनिशियल एनर्जी स्टेट फर्स्ट है तो यहाँ एन का वैल्यू 1 हो जाएगा और इसके लिए एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगर सेम यहाँ पे वही होगा यहाँ पे यही होगा तो हम डायरेक्ट इतना कॉमन नहीं कर सकते हैं दोनों सेक्टर में से, और N1 इसके लिए बच जाएगा, N2 इसके लिए बच जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं। तो m e का पावर 4 डिवाइडेड बाई h एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h स्क्वायर है और एक ई एच चल जाएगा तो हो जाएगा एच क्यू, यहाँ पे 1 बाई N1 का स्क्वायर बटा 1 बाई N2 का स्क्वायर। v डैश इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे हम ऊपर नीचे अगर c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे अगर c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, m e का पावर 4 ये नहीं था h क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू c, ठीक है ना। तो 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यू इंटू सी और m e का पावर 4, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे यहाँ से आ जाएगा और एक c एक्स्ट्रा में बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, r रेडबर्ग कांस्टेंट और एक c बच जाएगा, ये वाला ऊपर वाला c, और इसका हम अगर करते हैं तो n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इंटू n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर, यही ना आएगा। n1 से n1 कट जाएगा तो n2 हो जाएगा n2 माइनस n1 माइनस n2 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, एलसीएम निकालिए ना। यहाँ पे n1 इंटू n2 इसका एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अरे ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ से देखिए ऐसे होगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे n2 का स्क्वायर हो जाएगा, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आर इंटू डी इंटू सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो n2 माइनस n1 इंटू n2 प्लस n1 डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर। चलिए इसको हम मिटाते हैं, मिटाने वाला कहाँ रख दिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n2 जो n1 को क्या मान लेंगे, लेट n1 को हम n मान लेंगे और n2 को क्या मान लेंगे, n प्लस 1 मान लेंगे। n1 को अगर 1 मान लेते हैं तो n2 का मान लेंगे n प्लस 1। तो n2 माइनस n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 इक्वल टू हो जाएगा 1, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v डैश इक्वल टू आर डी इंटू सी, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा हमारा n प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब चलिए ये हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है और ये c है। यदि यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या करते हैं, लार्ज लेते हैं, काहे की बात हुआ था कि फॉर लार्ज क्वांटम नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी फॉर इन ए क्लासिकल थ्योरी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम थ्योरी, यानी क्लासिकल थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्वांटम थ्योरी में जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके बराबर कब होगा, फॉर लार्ज क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हमको n को क्या मानना पड़ेगा, लार्ज, यानी n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मोर इफ n इज बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, 1 से, यानी लार्ज। तो v डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v डैश इक्वल टू आर डी इंटू सी।
अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाई n क्यू हो जाएगा। n को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा। अब देखिए n क्यू से n क्यू नहीं ना होगा, यहाँ पे n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, n का पावर 4 हो जाएगा, तो एक n से एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बच जा रहा है, v डैश इक्वल टू 2 इंटू आर डी सी डिवाइडेड बाई n क्यू। ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए ये क्वांटम मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंसी आ गया, और ये फ्रीक्वेंसी हमारा कहाँ आ जाएगा, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार। ये भी है RD2C यानी सेम बात है, 2 को यहाँ लिखिए या फिर 2C यहाँ कर दीजिए, बाई एन क्यू, अर्थात जो हमारा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे लिख देते हैं, जो f है इक्वल टू v डैश आ गया। तो यही तो कह रहा था, क्या यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात f इक्वल टू v डैश। तो यही तो बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल भी कह रहा था कि फॉर लार्ज क्वांटम नंबर द फ्रीक्वेंसी फॉर क्लासिकल थ्योरी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी फॉर क्वांटम थ्योरी, यानी क्लासिकल थ्योरी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वह क्वांटम थ्योरी के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, कब, फॉर अ लार्ज क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस 1 हो रहा था, तो डेल्टा n इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा, n2 माइनस n1 हो जा रहा था। यदि हम यहाँ पे डेल्टा n का वैल्यू 1 था तो ये आ रहा था, अगर डेल्टा n का वैल्यू हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अगर 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3f हो जाएगा। अगर 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो यही था हमारा क्लासिकल बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम। तो बेसिकली बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरम कुछ नहीं था, बस इतना था कि फॉर अ लार्ज क्वांटम नंबर के लिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ अ सिस्टम थ्योरी इन फ्रीक्वेंसी इन क्लासिकल थ्योरी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी फॉर क्वांटम थ्योरी।